नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इंदौर आईएएस एकेडमी की इस वीडियो पे हम लोग ताइवान के पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे और एक नया डेवलपमेंट कुछ हुआ है तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम और बेहतर ढंग से और नए वीडियोज़ लेकर आते रहें आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, ताइवान है किधर। ताइवान साउथ चाइना सी के पास में है और ताइवान की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो ये है ताइपे सिटी। और ताइवान के ही ये जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ताई शिंग विंग और यहाँ की पॉपुलेशन है 2.36 करोड़। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फॉक्सकॉन की न्यूज़ जो आ रही है सामने उसका। फॉक्सकॉन कैसी कंपनी है? फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। सेमीकंडक्टर जो आईफोन और आईपैड जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो चिप रहते हैं उसमें यूज़ होते हैं। फॉक्सकॉन का दुनिया भर का मार्केट पे अगर बात किया जाए तो पूरे दुनिया में लगभग 70% मार्केट ये फॉक्सकॉन कैप्चर करते हैं। और इवन आईफोन के 70 to 80% का जितना भी मार्केट मैन्युफैक्चरिंग है वो फॉक्सकॉन के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक, तो आईफोन के लिए हम लोग सब जान रहे हैं, जैसे भी अभी बहुत ज़्यादा वो आईफोन सेलिंग्स पे चल रहे हैं, तो आईफोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉक्सकॉन कंपनी। और साथ ही साथ आईफोन का बहुत ज़्यादा मार्केट है यहाँ पर चाइना पे, और सेकंड नंबर पे अभी इंडिया आ रहा है। तो देखिए हुआ क्या है। फॉक्सकॉन के ऑनर का नाम है टेरी गाओ। तो इनके बारे में ये समझिए कि ये ताइवान के बिलियनियर बिजनेसमैन हैं और ये पॉलिटिक्स में अगर बिजनेसमैन लेवल पे बात किया जाए तो टॉप 6 बिजनेसमैन में इनका ये नाम आता है, टेरी गाओ का। और टेरी गाओ फाउंडर एंड फाउंडिंग और चेयरमैन रहे हैं फॉक्सकॉन के। ठीक, अभी रिसेंटली इनका जो अगर एसेट्स की बात किया जाए तो लगभग 7.2 बिलियन का है। ये तो ये अभी एक एजम्पशन है, बाकी अनऑफिशियली कहा जाता है 7.45 बिलियन तक का इनके टोटल एसेट्स है। और इनके बहुत सारे एसेट्स चाइना पे भी हैं। और रिसेंटली ये 2019 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है फॉक्सकॉन के साथ। मतलब एक्टिवली ये वर्क करते रहे हैं 45 साल का कैरियर पे। और 2019 के बाद ये इनएक्टिव रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा ये काम नहीं करते। बट फिर भी आज भी इनके पास ताइवान फॉक्सकॉन कंपनी के लगभग 12% शेयर है बताया जा रहा। ठीक, और ये इनका रिसेंटली इनका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ताइवान पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़े हो रहे हैं। ये इनके करियर के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इनका अभी रिसेंट स्टेटमेंट समझते हैं कि इन्होंने कहा क्या था। आई विल नॉट गो टू चाइना थ्रेट, ही सेड ऑल्सो सेड दैट एडिंग हीज पर्सनल एसेट्स इन द चाइना। मतलब मेरे जो भी चाइना में एसेट्स हैं उन सबको भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे ताइवान की प्रेसिडेंसी मिलती है तो। पहले इनका अब एक छोटा सा क्लिप समझिए, फिर हम और इसका डिटेल देखते हैं। तो देखिए इनके स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि एक ताइवान की पॉलिटिक्स में ये एंटर कर चुके हैं काफ़ी हद तक। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी 2023 में जाके कर रहे हैं, इसके पहले ये 2019 में भी एक अटेम्प्ट ले चुके हैं। पर देखिए समझिए, ताइवान की पॉलिटिक्स में 2 मेन पार्टीज़ रहते हैं। एक कुमोतिंग यांग KMT जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, और एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP कहते हैं। हाल ही में अभी जो ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं शाई इंग वेंग, ये इसी DPP पार्टी के हैं। देखिए
फाउंडिंग इनका आइडियोलॉजी दोनों पार्टी का देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये केएमटी कहती है कि हमको चाइना से बात करके ही ये यहाँ पर जो है अलग से ताइवान का इशू को हल करना होगा, और जबकि डीपीपी थोड़ा वेस्टर्न की तरफ जो झुकी हुई है और वो डेमोक्रेटिक्स को मानती है, डेमोक्रेटिक्स वैल्यू को मानती है। बट इन दोनों की एक लास्ट एक आइडियोलॉजी जो एक अल्टीमेट आइडियोलॉजी कहा जा सकता है कि दोनों को अपना ताइवान कंट्री फ्री रखना है फ्रॉम चाइना, बस इनके रास्ते अलग हैं। तो अपने जो टेरी सर है, टेरी गाँव ने सबसे पहले 2019 में इलेक्शन लड़ना स्टार्ट किया था, और ये सबसे पहले केएमटी पे अपना हाथ आजमाने की कोशिश किए थे कि मुझे वहाँ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लड़ना है, पर उस समय इनको केएमटी पे जगह नहीं मिली थी। और अभी 2023 में जा कर के दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार फिर से इन्होंने ट्राई किया केएमटी से, पर केएमटी में अगेन इनको निराशा ही हाथ लगी थी। तो इन्होंने इस बार जो है डिसाइड किया है कि अगर उनसे कैंडिडेट में मतलब वोट नहीं मिल सकता, मतलब टिकट नहीं मिल पाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। तो इलेक्शन लड़ने का वहाँ पर प्रोसेस क्या है कि जो भी ताइवान में 3,000 है 300,000 के अबाउट समर्थन हासिल कर सकता है, ये साइन कर ले आएगा जनता से, उसको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लड़ने के लिए मौका मिल जाएगा। और इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहाँ पर होने वाले हैं 2 नवंबर को। ठीक, तो जो भी इसका और कुछ डेवलपमेंट रहेगी वो हम लोग तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर फिलहाल अपन इसमें देखते हैं। तो टेरी के बारे में तो इन लोगों का एक स्टेटमेंट है कि हम दोनों को हमको देश को आज़ाद करना है, लेकिन ये मैं अपने देश को यूक्रेन जैसा इस बार अटैक नहीं होने दूंगा। इनके एक अलग आइडियोलॉजी चल रही है कि हमको हम किस तरीके से अपने देश को बचाना है। अभी तो एक और छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी जैसे जो वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं शाई इंग वेंग, क्या हमको लग रहा है कि इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है? नहीं। एक यहाँ पर ताइवान का पॉलिटिक्स में ऐसा कानून ही बना है कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो जाहिर से बात है शाई इंग वेंग अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी, तो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए इनको मौका मिला है और ये लड़ना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इनकी ये राह आसान नहीं है, अभी बहुत सारी इनको पॉलिटिक्स सीखनी होगी। इनको एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इनका ये मानना है कि ये चाइना को कैसे रोकेंगे। इनको एक आइडियोलॉजी ये इनका मानना चल रहा है कि इनके पास लगभग 12% जो एसेट्स है उसको पूरा खर्च कर देंगे, और यहाँ तक कि वो एप्पल को भी और कई सारी कंपनी को भी, स्पेस एक्स को, इन सबको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे कि वो चाइना पे दबाव डालें कि वो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश बनाने की कोशिश करें। पर अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चाइना इन सब से मानने वाला, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा जायंट है टेक्नोलॉजी का, और चाइना इन सब छोटी मोटी चीज़ों से वो डरने वाला नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर इन सबको टेरी को कुछ ज़्यादा ही और डिफरेंट डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये चाइना को काउंटर करने की सोच रहे हैं वो एक सही नीति नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल बैलेंस ऑफ पावर ही काम आने वाला है, जो रणनीति भारत भी अपनाया करता है। खैर फिलहाल तो ये चाइना और ताइवान का थ्रेट तो लगातार चलता रहेगा, सबको पता है। चाइना आए दिन कुछ ना कुछ एक रॉकेट लॉन्च करता रहता है। अगर चाइना मान भी गया तो कल को कुछ ना कुछ धीरे से कुछ अटैक करेगा। जब इंडिया के साथ चाइना इतना राइवलरी बना सकता है तो ताइवान कुछ भी नहीं है उसके आगे। पर हम लोगों को सोचने वाली बात है, क्या हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए? क्या इंडिया का इसमें कुछ फ़ायदा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि फॉक्सकॉन और एक अलग अपनी कंपनी है। फॉक्सकॉन अपने आप को पॉलिटिक्स के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और जहाँ तक बात है ताइवान की इंडिया सपोर्ट पे, तो ताइवान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, सारे देश, सारी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया और अक्साई चीन को हमेशा चाइना का पार्ट ही ये मानते हैं। इनमें से किसी की भी आइडियोलॉजी नहीं है कि हम अरुणाचल प्रदेश को अलग कर दें, या फिर हम जम्मू कश्मीर का जो LOAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो इंडिया को दे दें। तो हमारे लिए किसी की तरफ से भी कोई पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं है। बट हाँ, चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान एक अच्छा देश हो सकता है, और ताइवान के हमारे स्ट्रेटजिक संबंध तो काफ़ी इम्प्रूव हो ही रहे हैं। तो फ़िलहाल देखना ये है कि ये छोटा सा देश ताइवान चाइना से अपने आप को कब तक बचाता है,
और जैसा कि इनके नए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बाय द वे ये 4th प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इसके अलावा ताइवान में और 3 कैंडिडेट के लिए अपने नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं। तो देखते हैं ये किस तरीके से अपने राह को आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।